हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए जो मैं स्टैटिक जीके का पोर्शन करा रहा हूं। उसमें आज हमारा पार्ट नंबर 8 है, जिसमें मैं 50 क्वेश्चन आपको डेली डिस्कस कराता हूं और पार्ट 7 तक हो चुका है। आज हम पार्ट 8 डिस्कस करने वाले हैं, यानी 351 से 400 क्वेश्चन तक डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर 1000 क्वेश्चन की ये सीरीज है, जिसमें मैं 1000 क्वेश्चन कराऊंगा और 500 क्वेश्चन आपके रिपीटेड रहने वाले हैं, यानी मतलब टोटल 1500 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। 500 क्वेश्चन इसलिए रिपीटेड है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं रिपीट कर रहा हूं, जिससे आपको याद हो जाएगा। इसकी ई बुक आपको जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। साथ में जो आप 50 क्वेश्चन वाली जीके की पीडीएफ है, ये आप टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो रहते हैं वही मैं आपको यहाँ पर कवर कराता हूँ, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आप बस यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं अपनी। इसके बाद में अगर आप साइंस की तैयारी करें तो साइंस के लिए आप डेली क्लास अटेंड कर सकते हैं, जो कि सुबह 11 बजे आपको मिल जाती है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में यूट्यूब चैनल पर। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। स्टैटिक जीके का जो टॉप 50 क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? लोकसभा के जो प्रथम स्पीकर थे वो थे जीबी मावलंकर, जिनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर है। और जीबी मावलंकर मोस्टली आपको लिखा हुआ नजर आएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर ही उनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? पूर्वी रेलवे जोन है जो ईस्टर्न रेलवे जोन, उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य के जो आरक्षण विधेयक को कौन सी अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? आर्टिकल कौन सा रहेगा? आर्टिकल 63, यानी अनुच्छेद 63 रहेगा, जिसमें उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। और उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। किसका सभापति होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके बाद में, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4 नींबू के रस का पीएच मान होता है। जो पीएच वैल्यू होती है नींबू के रस की वो 2.4 होती है। और ये किस प्रकार का होता है? एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि जो 7 से नीचे पीएच वैल्यू होती है उसको हम एसिडिक फॉर्मेट में रखते हैं, और जो 7 से ऊपर होती है उसको हम क्या रखते हैं? बेस फॉर्मेट में रखते हैं, यानी बेस कहते हैं, बेसिक वैल्यू कहते हैं, यानी क्षारीय क्षारीय वैल्यू बोलते हैं उसे। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। ये कैसा होता है? ये क्षारीय होता है। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? 9 होता है बेकिंग सोडा का पीएच मान, और ये भी कैसा होता है? क्षारीय होता है, क्योंकि ये 7 से ऊपर है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। सर, यहाँ पर बात की है कि 7 से जो नीचे रहेगा वो एसिडिक होगा, जो 7 से नीचे है वो एसिडिक होगा, जो 7 से ऊपर है वो बेसिक होगा, यानी बेस होगा, या कह सकते हैं क्षारीय होगा। अगर कोई 7 है तो वो कैसा होगा? तो वो उदासीन होगा, यानी न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। यानी जो पानी होता है, शुद्ध पानी होता है, वो कैसा होता है? उदासीन होता है। उदासीन का मतलब क्या है? जिसका कोई रंग नहीं होता है, जिसमें कोई सुगंध नहीं आती है, मतलब कुछ भी नहीं इसमें होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के संस्थापक कौन हैं? जो आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी है, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी 1938 में, जब ये इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद में 1939 में ये दोबारा चुने गए थे, और जब दोबारा चुने जाने के बाद में ये वहां से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद में इन्होंने उन आईएनए की स्थापना की थी, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? साबरमती के नदी पर स्थित है, साबरमती नदी। और यहीं पर गांधी जी का आश्रम भी स्थित है।
गांधी जी का जो आश्रम है वो किस नदी के तट पर है? साबरमती नदी के तट पर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और महात्मा गांधी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। अगर प्रॉपर बात की जाए तो अगस्त 1942 में इसे स्टार्ट किया गया था और इसमें महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन से थे? सिखों के 10 गुरु हुए थे और यही 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी हैं, ये सिख के अंतिम गुरु थे या कह सकते हैं 10वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 से 45 के बीच में। राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी ये बेंगलुरु में स्थित है। भारत में विशिष्ट खेलकूद के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार भारत में विशिष्ट खेलकूद के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। और अगर बात कर ली जाए, ये तो खिलाड़ी को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? खिलाड़ी को दिया जाता है। अगर खिलाड़ी के जो कोच होते हैं उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद में एक पुरस्कार और है जिसे मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं, वो भी विशिष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? एक चीज होती है मॉडरेटर, इसके द्वारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें भारी जल का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए मॉडरेटर के लिए किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के लिए भारी जल का यूज किया जाता है यानी हैवी वाटर का यूज किया जाता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती हैं? यानी जो ब्लैक कलर की जितनी भी चीजें होती वस्तुएं होती हैं वो क्या ऊष्मा को सबसे ज्यादा अवशोषित कर लेती हैं। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि अगर गर्मियों के दिनों में आपने ब्लैक कलर का कोई भी कपड़ा पहना है तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और ज्यादा देर तक गर्मी करता रहता है। जब सर्दियों में भी आप ब्लैक कलर का कपड़ा पहनते हैं तो उसमें भी क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब कर लेती है और शरीर को बहुत देर तक गर्मी लगती रहती है। इससे क्या है, पता चलता है कि जो ऊष्मा को जो अवशोषित करता है सबसे ज्यादा वो ब्लैक कलर अपने आप में अवशोषित कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24वें तीर्थकर हुए। आपको कमेंट में बताना कि पहले तीर्थकर का क्या नाम था, जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था, ये चीज आपको कमेंट में बतानी है। और जो 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, इनका जन्म कुंडल ग्राम में होता है। किस जगह पर? कुंडल ग्राम में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से सर्वाधिक दूर कौन सा ग्रह स्थित है? नेपच्यून ग्रह सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बार्क का पूर्ण रूप क्या है? बार्क मतलब क्या हो गया? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क का पूर्ण रूप है। एक चीज आपको कमेंट में और बतानी है कि जो बार्क है वो कब स्टेबलाइज किया गया था? बार्क की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 3 जनवरी 1954 को। 3 जनवरी 1954 में बार्क की यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाती है। एक शब्द और आता है डीआरडीओ, सुना होगा डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक शब्द और सुना होगा इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे डीआरडीओ क्या हो गया और इसरो, डीआरडीओ, बार्क, ये सभी फुल फॉर्म आपको याद करने होंगे। एब्रीविएशन वाला जो क्वेश्चन आता है वहां पर पूछ लिए जाते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें क्या है। ब्लैक होल सिद्धांत, जो ब्लैक होल थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी? एस चंद्रशेखर के द्वारा दी गई थी। और इन्होंने ही एक लिमिट का बात की गई थी जिसे चंद्रशेखर लिमिट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का
स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। यानी जो परमानेंट प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 11 दिसंबर 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की सेकेंड मीटिंग होती है तो उसमें किसको परमानेंट प्रेसिडेंट के तौर पर चुना गया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि अगर सेकेंड मीटिंग में परमानेंट जो प्रेसिडेंट है वो चुना गया था किसी को, तो फर्स्ट मीटिंग में किसे चुना गया था? तो फर्स्ट मीटिंग में नॉन परमानेंट मेंबर रहे थे, नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे। वो कौन बने थे? वो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे पहली मीटिंग में। और पहली मीटिंग होती कब है? 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है, 9 दिसंबर 1946 को। और जो दूसरी मीटिंग होती है संविधान सभा की वो 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट के तौर पर चुना गया था। इसके बाद में एक तीसरी मीटिंग और होती है जो होती है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 में 1946 में तीसरी मीटिंग होती है और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया था। सर ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? संविधान जब भी आप पढ़ते होंगे तो उसमें एक स्टार्टिंग में ही आपको प्रियम्बल देखने को मिलता है, यानी प्रस्तावना देखने को मिलती है। यही क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। लेकिन इसको मान्यता 22 जनवरी 1947 को मिली थी। मान्यता कब मिली थी? 22 जनवरी 1947 को इसको मान्यता मिली थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरितम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अश्व घोष बुद्ध चरितम नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग आरंभ किया था। इसके बाद में योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। अच्छा, अगर पूछा जाए योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेक सिंह आहलूवालिया। नाम याद रखिएगा। योजना आयोग के अगर प्रथम उपाध्यक्ष की बात की जाए तो गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे। इसके बाद में अगर अंतिम उपाध्यक्ष का नाम पूछा जाए कि अंतिम उपाध्यक्ष कौन होंगे, तो अंतिम उपाध्यक्ष याद रखिएगा नाम, अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया। मोंटेक सिंह आहलूवालिया ये अंतिम उपाध्यक्ष हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो बताइएगा सर योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम अध्यक्ष पूछा जाए, अंतिम अध्यक्ष किसे बताएंगे आप लोग? तो अंतिम अध्यक्ष बताएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और अगर बाई चांस मनमोहन सिंह का ऑप्शन नहीं है तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री जो इस समय पर है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी क्या है? योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष हैं। अगर ऑप्शन में मनमोहन सिंह आ रहा तो आप मनमोहन सिंह पर टिक लगाइएगा क्योंकि वही मेन तौर पर अंतिम अध्यक्ष माने जाते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को अबॉलिश कर दिया था और इसकी जगह पर नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना की थी 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? आर एमंडसन। आर एमंडसन नामक एक व्यक्ति थे, इन्होंने साउथ पोल की खोज की थी। साउथ पोल की खोज की थी आर एमंडसन ने। देखिए पृथ्वी को जो दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, जो 180 डिग्री के देशांतर रेखा होती है इससे पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। तो जो ऊपर का होता है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं और जो नीचे का होता है उसे साउथ पोल कहते हैं। अब जहां पर ये साउथ पोल है तो साउथ पोल की खोज किसके द्वारा की जाती है? आर एमंडसन के द्वारा की जाती है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि नॉर्थ पोल की खोज किसके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के लिए विचार रखता है? यानी जो लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, जिससे स्टेट का वेलफेयर हो सके, कोई भी स्टेट, यहाँ पर स्टेट का मतलब पर्टिकुलर स्टेट यानी यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ऐसे स्टेट से नहीं बल्कि एक ऐसी बॉडी से है जिसको जो अपना एक स्वतंत्र निकाय हो, जिसके पास खुद का शासन करने के लिए शक्तियां हो, पावर्स हो, खुद का सेकुलरिज्म हो, धर्मनिरपेक्ष हो, अपने हिसाब से शक्तियां कर सके, अपने हिसाब से शासन कर सके, तो उसे हम स्टेट बोलते हैं। यहाँ पर स्पेशली हम नेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नेशन की बात कर लेते हैं। या कोई भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की यानी संवैधानिक निकाय की भी बात कर सकते हैं। तो वो जो लोक कल्याणकारी राज्य के लिए विचार दिया गया है वो किसमें दिया गया है? पार्ट 4 में दिया गया है। तो सर बताइए कि पार्ट 4 है जो
कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4, उसमें आता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है इसमें डीपीएसपी आती है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आती है। क्या आती है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो ली गई है वो कहां से ली गई है? ये ली गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड के संविधान से, और आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से इन्हें बारो किया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 तक इनके बारे में कहा गया है, यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक इनकी चर्चा की गई है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगला क्वेश्चन है, मीन काम्फ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? जो मीन काम्फ है वो किसकी आत्मकथा है? एडोल्फ हिटलर की। एडोल्फ हिटलर कहाँ का तानाशाही था? जर्मनी का तानाशाही था। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है नॉर्मली एग्जाम में, नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनकी जो आत्मकथा है, आत्मकथा का नाम, बायोग्राफी का नाम वो पूछ लिया जाता है। मीन काम्फ ये किसकी आत्मकथा है, किसकी बायोग्राफी है? एडोल्फ हिटलर की बायोग्राफी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? जो सिगरेट वाला लाइटर होता है जिससे सिगरेट जलाने का काम होता है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? ब्यूटेन गैस भरी होती है, और उससे ब्यूटेन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान नाम शब्द सबसे पहले किसने सुझाया था? यानी पाकिस्तान नाम की जो उत्पत्ति है वो किसके द्वारा मानी जाती है? चौधरी रहमत अली के द्वारा मानी जाती है। चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। यदि आपको 8 अगस्त ऑप्शन में डेट नहीं मिलती है तो आप लोग 9 अगस्त भी याद कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह पर आपको 9 अगस्त भी देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी उत्तर प्रदेश में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था, और इन्होंने झांसी से क्या किया था? 1857 का जो विद्रोह है वहां से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा कब दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा 1941 में दिया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई बार इसके बारे में चर्चा की है। भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी? भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया था, और इसको बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। कितने दिन का समय लगा था? 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 2 महीने का इंतजार करके 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। ये क्यों लागू किया गया था? क्योंकि 1929 में एक अधिवेशन होता है जिसको लाहौर अधिवेशन के नाम से जानते हैं, लाहौर अधिवेशन के नाम से जानते हैं ना, और उसी की याद में 26 जनवरी को, यानी 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1930 में, सॉरी, 26 जनवरी 1930 में झंडा फहराया गया था रावी नदी के तट पर, और इसी वजह से 26 जनवरी की याद के लिए हमने 2 महीने इंतजार किया और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है, राज्यपाल कितने वर्ष के लिए नियुक्त होता है? जो गवर्नर होता है वो कितने वर्षों के लिए अपॉइंट किया जाता है? अच्छा, इसकी नियुक्ति करता कौन है? इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। सर एक चीज और कंफर्म हो जाती कि प्रेसिडेंट किन किन लोगों की नियुक्ति करते हैं तो मजा आ जाता। क्यों मजा आ जाता? क्योंकि एक क्वेश्चन तो लगभग हर बार पूछा ही जाता है। तो प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, संघ के अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है, महान्यायवादी की भी नियुक्ति करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, या अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनकी भी नियुक्ति करता है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जितने भी होते हैं उनकी नियुक्ति करता है, यूपीएससी के जो मेंबर होते हैं और चेयरमैन होते हैं उनकी भी नियुक्ति करता है, जितने भी गवर्नर होते हैं या डिप्टी गवर्नर होते हैं उनकी भी नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। इसके बाद में वित्त आयोग के यानी जो फाइनेंस कमीशन होता है उसके अध्यक्ष और उसके मेंबर्स की भी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। हाई कोर्ट जो होता है उसके जितने भी जस्टिस होते हैं उनकी नियुक्ति भी
भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष या सदस्य की जो नियुक्ति है वो भी किसके, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। और जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं उनके राज्यपाल हो गए, उनके प्रशासक हो गए, उनकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट करता है। जितने भी हमारे भारत में राज्य हैं और उन राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन दिल्ली और पांडिचेरी दो यूनियन टेरिटरी है यानी संघ शासित प्रदेश हैं, उनके जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैंने आपको बताया है, आप किसी भी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, राज्यपाल कितने वर्ष के लिए नियुक्त होता है, 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 साल का कार्यकाल लोकसभा का भी होता है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। और मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ था, सर मूल संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, अभी तो बताया पहले, कब, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। इसके बाद में लागू कब हुआ, लागू सर कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी, तो सर 8 अनुसूचियां थी, मात्र कितनी, 8 अनुसूचियां थी। 4 अनुसूचियां संविधान संशोधन की मदद से जोड़ी गई हैं, जो क्रमशः पहले संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन और 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी किस नदी की सहायक नदी है, जो सतलुज नदी है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है, जो नर्मदा नदी है वो अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक किस राज्य में होता है, गन्ना उत्पादक है उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। और उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो मिल्क प्रोडक्शन में भी अब उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा हो गया है, किसका, मिल्क प्रोडक्शन में। मिल्क प्रोडक्शन में अभी बीच में राजस्थान हो गया था आगे, लेकिन अब फिर से उत्तर प्रदेश आ गया है नंबर 1 पर। तो मिल्क उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन यानी दूध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश सबसे पहले है। गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है और आलू का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, जो थार डिजर्ट है ना वो राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा, कर्क रेखा कौन सी होती है, जो 23.5 डिग्री की जो रेखा होती है ना, 23.5 डिग्री जो रेखा होती है वो कर्क रेखा होती है, जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। याद रखिएगा, 8 राज्यों के नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। और कर्क रेखा पर एक नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इंटरसेक्ट करती है, उसका नाम क्या है, माहे नदी। माहे नदी है जो वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, सिक्किम के साथ, जो सिक्किम है वो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि उस समय कौन सा ऑप्शन दिया गया है। जो म्यांमार के साथ, देखिए म्यांमार के साथ तो असम राज्य भी सीमा साझा नहीं करता है, और असम के साथ, सॉरी मतलब असम जो है वो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी कौन कौन से राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, मिजोरम हो गया, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तो ये राज्य जो हैं वो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम किसके साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, सिक्किम जो है, सिक्किम राज्य है वो किसके साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, तो वो 3 देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। वो 3 देश कौन कौन से हैं, एक तो भूटान हो गया, दूसरा चीन हो गया, तीसरा नेपाल हो गया। सिक्किम राज्य 3 देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, भूटान, चीन और नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए जो सिक्किम राज्य है वो भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो भारत के केवल एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है। सर वो एक राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो राज्य है वो सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है, एकमात्र राज्य है भारत का जो सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है,
चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य केरला में स्थित है, यानी केरल राज्य में चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। और केरल राज्य किसके किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? केरल तमिलनाडु कर्नाटका के साथ सीमा साझा करता है, यानी केवल दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। साथ में ही आपको बता दें कि जो लक्षद्वीप सागर है ना, वो केरल के ही तट पर पूरा पड़ जाता है। केरल जो केरल का तट है वो लक्षद्वीप सागर पर देखने को मिलता है, और उधर ही आपको देखने को मिलेगा लक्षद्वीप हो गया, मालदीव हो गया, तो वो सब आपको केरल वाले तट पर ही देखने को मिलते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई टेलीग्राम चैनल की, और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक प्रोवाइड करा दी गई है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस की क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और साइंस की क्लास आपको डेली सुबह 11 बजे मिल जाती है, जिसकी कम से कम 25 क्लासें हो चुकी हैं, यानी कंटिन्यू क्लासें जारी हैं। और आपको ये पेपर आने तक, यानी आरआरबी के पेपर आने तक आपको ये क्लासें लगातार मिलती रहेंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।